हाँ जी बेटा, तो चलिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा हम लोग अब आगे शुरू करते हैं और आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। अब नया टॉपिक, व्हाट इज टॉपिक नंबर 7। तो लिखिए टॉपिक नंबर 7, टॉपिक नंबर 7। और टॉपिक नंबर 7 का हेडिंग आप लोग डाल दीजिए प्रोजेक्ट अपडेटिंग। सर ये प्रोजेक्ट अपडेटिंग जो है ये क्या चीज है सर, आप ये एक्सप्लेन करिए। देखो बच्चों, हम लोग जब एक प्रोजेक्ट को कैरी आउट करते हैं तो प्रोजेक्ट को कैरी आउट करते समय, करने से पहले, प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हम लोग अपना नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं और नेटवर्क डायग्राम बना करके हम अपने पॉसिबल पाथ, क्रिटिकल पाथ, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, ये सब कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, ये सब कुछ फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब हम लोग प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने लगते हैं एक्चुअली, तो ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी एक्टिविटीज बिल्कुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट हों। ये भी होता है कि कुछ एक्टिविटीज हैं, चाहे वो हो सकता है क्रिटिकल एक्टिविटीज हो सकता है नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हो, लेकिन कुछ एक्टिविटीज जो हैं वो हमारी डिले हो जाती है। ठीक है, रीजन कुछ भी हो सकता है हमारे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी हो सकता है हमारे पास मटेरियल की सप्लाई नहीं आई हो, या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो जब हम लोग प्रोजेक्ट को एक्चुअली कंडक्ट करने लगते हैं तो हमारी कुछ एक्टिविटीज जो हैं, चाहे क्रिटिकल चाहे नॉन क्रिटिकल, वो डिले हो जाती हैं। और डिले होने की वजह से अब जो हमारा क्रिटिकल पाथ है, वो क्रिटिकल पाथ जो है वो हमारा चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी चलते हुए प्रोजेक्ट में बीच में अगर हम लोग वापस उस प्रोजेक्ट के सीक्वेंस को, वापस एक्टिविटीज के सीक्वेंस को डिसाइड करने का प्रयास करें, या फिर हम चलते हुए प्रोजेक्ट में कुछ डिलेज हो गई है, कुछ एक्टिविटी डिले हो गई है, उस वजह से अगर हम अपनी एक्टिविटीज को रीशेड्यूल करते हैं तो बेटा इसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट अपडेटिंग। अच्छा, प्रोजेक्ट अपडेटिंग एक और वजह से होती है, और वो है कि अगर हमने जो काम शुरू किया उस काम के बीच में अगर हमारा जो कॉन्ट्रैक्टी है, जिसका हम काम कर रहे हैं, वो आदमी आकर के हमसे काम को थोड़ा चेंज करवा लेता है। जैसे मान लीजिए मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैंने एक आदमी के घर को बनाने का एग्रीमेंट किया है, कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ठेका लिया है कि मैं उसके घर का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। लेकिन बेटा आधे प्रोजेक्ट के बाद में वो मुझे बोलता है यार मैंने चेंज कर लिया थोड़ा सा मेरा मन, मैं टाइल्स की जगह इटालियन मार्बल लगवाऊंगा। तो ऑब्वियस ही बात है उसने काम को चेंज कर दिया। या फिर मान लो वो काम के बीच में बोलता है कि यार नहीं, मैं ना अपने घर में पीछे की साइड में एक स्विमिंग पूल भी बनवाना चाहता हूं। दैट मींस उसने जो प्रोजेक्ट में इनिशियल एक्टिविटीज हमने तय की थी, जो सारी एक्टिविटीज हमने प्लान की थी, उसने उनमें से किसी एक्टिविटी को हटवा दिया है, या किसी नई एक्टिविटी को बढ़वा दिया है, या किसी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी को चेंज करवा दिया है। तो बेटा वहां पर भी अपने को अपने प्रोजेक्ट को वापस अपडेट करने की जरूरत पड़ेगी, वापस हमें अपने एक्टिविटीज के सीक्वेंस को रीप्लान करने की जरूरत पड़ेगी। और बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्ट अपडेटिंग। तो बेटा यदि हमारी कुछ एक्टिविटीज डिले हो गई हैं तो उस डिले की वजह से अगर हम अपने प्रोजेक्ट की सभी एक्टिविटीज को रीशेड्यूल करते हैं, ठीक है, दैट इज प्रोजेक्ट अपडेटिंग। या फिर अगर कॉन्ट्रैक्टी ने, मतलब जो हमारे काम का स्कोप है, जो हमारे प्रोजेक्ट में एक्टिविटीज हमने तय की थी, उन एक्टिविटीज को यदि चेंज किया गया है तो बेटा उस एक्टिविटी को चेंज करना या कोई नई एक्टिविटी जुड़वाना या काम का स्कोप चेंज करना, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भी हम प्रोजेक्ट की रीशेड्यूलिंग करते हैं। और बेटा इस रीशेड्यूलिंग को ही बोलते हैं प्रोजेक्ट अपडेटिंग। ठीक है, आइए बेटा शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वी रीशेड्यूल our activities, when we reschedule our activities during carrying out the project, then
this rescheduling, then this rescheduling is known as project updating. Then this rescheduling is known as project updating. Second point, project updating is required in following three situations. हाँ जी बेटा, प्रोजेक्ट अपडेटिंग जो है, इस प्रोजेक्ट अपडेटिंग की जो आवश्यकता है वो हमें तीन सिचुएशंस में होती है. कितनी सिचुएशन में? तीन सिचुएशन. क्या? ए, व्हेन सम एक्टिविटीज हैव बीन डिलेड. When some activities have been delayed. अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर, पर सर एक्टिविटीज तो डिले की जा सकती हैं. सर हम लोग फ्लोट निकालते थे. लेकिन अब जरा सुनो, when some activities have been delayed beyond total float. बेटा टोटल फ्लोट का मतलब है ये एक्टिविटी टोटल कितनी लेट की जा सकती है. अब ये एक्टिविटी टोटल कितनी लेट की जा सकती है, इसे हम लोग बोलते हैं टोटल फ्लोट. अगर आपने किसी एक्टिविटी को डिले किया और वो डिले टोटल फ्लोट के अंदर है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है. लेकिन ऑब्वियस बात है बेटा, अगर आपने टोटल फ्लोट से अगर आपने उस एक्टिविटी को लेट कर दिया तो ऑब्वियस बात है अब ये प्रोजेक्ट अपने टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा. और ये प्रोजेक्ट अपने टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो मुझे अपनी एक्टिविटीज को रीशेड्यूल करना पड़ेगा. दैट मीन्स मुझे अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करना पड़ेगा. ठीक है. दूसरी बात, व्हेन एनी प्लान्ड एक्टिविटी इज ड्रॉप्ड और एनी न्यू एक्टिविटी इज एडेड. बेटा जैसे कि मैंने कहा कि मान लीजिए मैंने एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया जिसमें मुझे पूरी बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग के साथ में मुझे स्विमिंग पूल भी बनाना है. लेकिन बीच में मेरे कॉन्ट्रैक्टी ने बोला कि नहीं यार स्विमिंग पूल रहने दो, मुझे स्विमिंग पूल की जरूरत नहीं है. इसका मतलब यह हुआ कि जो एक्टिविटी हमने इनिशियली प्लान की थी वो एक्टिविटी उन्होंने ड्रॉप कर दी है. अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, अगर कोई एक्टिविटी आपने ड्रॉप कर दी है तो ऑब्वियस बात है अब आपका जो सीक्वेंस है वो पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा. जैसे मान लेते हैं कि ये एक नेटवर्क डायग्राम है और ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है ये मेरे बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन को डिनोट करता है. और ये वाली जो एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी है स्विमिंग पूल बनाना. तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये है स्विमिंग पूल बनाने वाली एक्टिविटी. अब मान लीजिए अगर मैंने स्विमिंग पूल बनाने वाली एक्टिविटी को ड्रॉप कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये तो सारे के सारे पाथ और क्रिटिकल पाथ, एक्टिविटी का सीक्वेंस सब कुछ बदल जाएगा. और ऑब्वियस बात है अगर एक्टिविटीज का सीक्वेंस बदल जाएगा मतलब मुझे इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की शेड्यूलिंग को, मुझे इस पूरे के पूरे काम को रीशेड्यूल करना पड़ेगा, है ना. तो ये क्या है? प्रोजेक्ट अपडेटिंग. तो प्रोजेक्ट अपडेटिंग अपन क्यों करते हैं? अगर हमारी कुछ एक्टिविटीज डिले हो गई हैं और ये जो हमारी एक्टिविटीज डिले हुई हैं ये एक्टिविटीज टोटल फ्लोट से भी ज्यादा डिले हो गई हैं तो ऑब्वियस सी बात है अब प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ना निश्चित है. तो मुझे अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करना पड़ेगा. अगर मान लीजिए हमने जो एक्टिविटीज प्लान की थी उनमें से किसी भी एक्टिविटी को ड्रॉप कर दिया गया है तो भी हमें अपने पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करना पड़ेगा. अच्छा ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लीजिए ये मेरे प्रोजेक्ट का है, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट का नेटवर्क है. कॉन्ट्रैक्टी ने मुझे बोला कि भैया मुझे जिम्नेजियम भी चाहिए.
अब पहले इस प्रोजेक्ट में जिम्नेजियम बनाने का काम नहीं था, लेकिन अब वो बोलता है नहीं नहीं साहब, थोड़ा सा मेरे प्रोजेक्ट को चेंज करो और थोड़ा सा डिजाइन को चेंज करो, लेकिन मुझे एक जिम तो चाहिए भाई, हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना है। आप तो जानते हैं लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो उसने मुझे बोला नहीं साहब मुझे तो जिम चाहिए। अब मुझे इसमें एक नई एक्टिविटी जोड़नी है, और मान लीजिए ये नई एक्टिविटी मैंने यहां पे जोड़ दी ये। तो अगर मैंने ये नई एक्टिविटी इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में ये नई एक्टिविटी जोड़ दी, जिम बनाने की एक्टिविटी, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे के सारे पाथ जो है वो चेंज हो जाएंगे। हो सकता है क्रिटिकल पाथ भी चेंज हो जाए, हो सकता है एक्टिविटीज का सीक्वेंस भी चेंज हो जाए। तो ऑब्वियस बात है अगर कोई प्री प्लान्ड एक्टिविटी अगर मैं हटा दूं, या अगर मैं इस पूरे प्रोजेक्ट में कोई नई एक्टिविटी जोड़ दूं, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे अपने पूरे प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करना पड़ेगा, और इसे क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट अपडेटिंग। अच्छा जी, हां जी। और बेटा इसके अलावा अब ये वैसे मैंने दोनों बातें जो हैं वो इसी में मैंने ले ली हैं रीशेड्यूलिंग को लेकर के, तो 3 की जगह मैंने इसी में कवर कर लिया, एडेड और ड्रॉप्ड। तो इसे मैं कर देता हूं 2 रीजंस। हां जी, तो बेटा सिंपल सी बात है कि प्रोजेक्ट अपडेटिंग के बेसिकली 2 रीजन है। एक, अगर हमारी एक्टिविटीज डिले हो गई है बियॉन्ड टोटल फ्लोट तो, और दूसरा यदि हमने किसी प्री प्लान्ड एक्टिविटी को ड्रॉप कर दिया है या हमने कोई नई एक्टिविटी ऐड कर दी है, तो दोनों ही केसेस में हमें अपने प्रोजेक्ट को अपडेट करना होगा। एक बात का ध्यान रखना, जब आप प्रोजेक्ट को अपडेट करोगे तब आपको ध्यान यह रखना है कि यह काम प्रोजेक्ट के बीच में हो रहा है। और अगर ये अपडेटिंग का काम अगर आप प्रोजेक्ट के बीच में कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आप पूरी कर चुके हो, और कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो अभी आपको पूरी करनी है। ठीक है, तो ध्यान रखना जो एक्टिविटीज आप कंप्लीट कर चुके हो आप उसे कुछ अलग तरीके से शो करना, ताकि आपको पता रहे कौन कौन सी एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं। क्योंकि जो एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं, अब उन एक्टिविटीज को करने के लिए आपको 0 टाइम की आवश्यकता पड़ने वाली है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भैया मेरे प्रोजेक्ट में ये चेंजेस हो गए हैं, स्विमिंग पूल बनाना है, जिम बनाना है, या स्विमिंग पूल नहीं बनाना है और जिम बनाना है, ये 2 चेंजेस हो गए। लेकिन ये चेंज कब हुए? ये चेंज हुए 1 से 2 वाली एक्टिविटी होने के बाद। अब आप ये समझो 1 से 2 वाली एक्टिविटी होने के बाद ये चेंज हुआ है, दैट मींस ये वाला काम ऑलरेडी हो चुका है। और अगर ये वाला काम ऑलरेडी हो चुका है, दैट मींस मुझे इस काम को करने के लिए अब कोई टाइम नहीं चाहिए। तो अपने को प्रोजेक्ट अपडेटिंग करते समय, प्रोजेक्ट को रिवाइज करते समय सिर्फ इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो एक्टिविटी हो चुकी है उसमें अब आपको टाइम नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें एक और बात का ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन आपको यह भी कह सकता है साहब 1 से 2 तो हो गई, 2 से 3 वाली अभी चल रही है, 2 से 3 वाली अभी चल रही है, और इसे पूरा होने में अभी 2 दिन और लगेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं ये प्रोजेक्ट अपडेट करूंगा तो मैं बोलूंगा भाई साहब 1 से 2 वाली एक्टिविटी हो चुकी, इसके लिए अब मुझे टाइम नहीं चाहिए। 2 से 3 वाली एक्टिविटी वैसे तो 4 दिन में होती है, लेकिन अब इसमें सिर्फ 2 ही दिन का काम बाकी है। तो जब मैं प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करूंगा तो मैं यहां पे ड्यूरेशन 4 दिन की बजाय 2 दिन की लूंगा। क्यों? क्योंकि अब इस एक्टिविटी में सिर्फ 2 ही दिन का काम बचा है। मतलब यह हुआ आज जिस कंडीशन में मैं मौजूद हूं, उस कंडीशन में इस काम को कंप्लीट करने में मुझे सिर्फ 2 ही दिन और लगेंगे, 4 दिन नहीं लगेंगे। 4 दिन तो टोटल लगने वाले थे, लेकिन आज सिर्फ 2 ही दिन का काम बाकी है। मतलब अब मैं कुछ भी रीशेड्यूल करूं, पर इस एक्टिविटी को पूरा करने में मुझे 2 ही दिन का समय लगेगा, क्योंकि बाकी काम मैं कर चुका हूं। तो आप ये ध्यान रखना, जब आप प्रोजेक्ट अपडेट करते हो, प्रोजेक्ट को रीशेड्यूल करते हो, तो आपको इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। जो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, जो एक्टिविटी चल रही है उसमें आपको देखना पड़ेगा कितने दिन का काम बाकी है, उतने दिन का काम अपन और करेंगे, तो वो लिखेंगे यहां पे। तो 4 नहीं 2 लिखेंगे यहां पे। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, थर्ड, फॉर प्रोजेक्ट अपडेटिंग
we must understand that now we do not require now we do not require any time, we do not require any time for those activities which have already which have already been completed। हाँ जी बेटा, जो एक्टिविटीज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं उन एक्टिविटीज के लिए हमें कोई भी टाइम नहीं चाहिए। एंड दूसरी बात, we will need only that time for work in progress activities। बेटा WIP एक्टिविटीज समझ गए, मतलब वो एक्टिविटीज जो अभी चल रही हैं। एंड वी विल नीड ओनली दैट टाइम फॉर WIP एक्टिविटीज which we need to complete remaining work of that activity। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर कोई एक्टिविटी वर्क इन प्रोग्रेस है तो वर्क इन प्रोग्रेस वाली एक्टिविटी में अब आपको सिर्फ उतना ही टाइम चाहिए जितना कि काम बाकी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एक्टिविटी है कि मुझे इस रूम के अंदर टाइल्स लगानी है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है पूरी टाइल्स लगाने में 4 दिन का टाइम लगना है, लेकिन आधे कमरे में टाइल्स लग चुकी हैं। दैट मींस अब मुझे इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए 4 दिन का टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ 2 ही दिन का टाइम चाहिए। तो प्रोजेक्ट अपडेट करते टाइम ध्यान रखना कि जो काम कंप्लीट हो चुका है उसके लिए अब आपको टाइम नहीं चाहिए, और जो एक्टिविटी अभी वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें सिर्फ उतना ही टाइम चाहिए जितना कि काम बाकी है। ठीक है, बस आपको इतनी ही सी बातों का ध्यान रखना है प्रोजेक्ट अपडेटिंग के लिए। ठीक है, तो आइए बेटा हम प्रोजेक्ट अपडेटिंग के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। वैसे जब भी मैं कोई नया टॉपिक शुरू करता हूं तो मुझे लगता है आपके मन में हमेशा ये वाला सवाल आता होगा कि सर ये टॉपिक टफ है कि सिंपल है, पर मैं आपको बड़े दुख के साथ में बताना चाहता हूं बेटे कि आपके कोर्स में कुछ टफ है ही नहीं। और बेटा आपकी पूरी सीए की पढ़ाई में कुछ टफ है ही नहीं, तो बस बेटा आप सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि कुछ टफ आएगा, लेकिन टफ आएगा ही नहीं क्योंकि कुछ टफ है ही नहीं। चलिए तो आइए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। बेटा क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में आया था मई 1993 में। मई 1993 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है द फॉलोइंग एक्टिविटीज मस्ट बी अकम्प्लिश्ड इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। लो बेटा इसने वही जो मेरे एग्जाम्पल वाली बात है वही इसने ले रखा है। ये कहता है एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, मतलब मैंने कोई बिल्डिंग बनाने का काम अपने हाथ में लिया है और उस कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ये सारी एक्टिविटीज हमें कंप्लीट करके देनी है। ABCDEFGHIJ, ड्यूरेशन है 3, 8, 4, 2, 1, 7, 5, 6, 8, 9। ओके, प्री डिसेसर दे रखे हैं जहां पर ए और बी दोनों कंप्लीट होंगे, वहां से सी स्टार्ट होगा। दैट मींस यहां पर डमी की जरूरत है, क्योंकि ध्यान से देखो ए और बी का स्टार्टिंग पॉइंट भी एक है, क्योंकि दोनों इनिशियल एक्टिविटीज हैं, दोनों का कोई प्री डिसेसर नहीं है।
अब स्टार्टिंग पॉइंट भी एक है और कंप्लीट भी एक ही पॉइंट पर करना है, लेकिन आगे जरा देखो, बी से निकला डी, ए से निकला ई। अब ये प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि देखो मुझे ए और बी साथ में भी चाहिए और मुझे ए और बी दोनों अकेले भी चाहिए। मतलब ए मुझे अकेला भी चाहिए, बी के साथ भी चाहिए, बी मुझे अकेला भी चाहिए और ए के साथ भी चाहिए। तो ये तो प्रॉब्लम है। अच्छा, अब यहां पे सी से निकला एफ। ओके, सी से निकला एफ, फिर एफ से निकला, फिर ई और एफ जहां पे कंप्लीट हुए वहां से निकला जी। ओके, ई और एफ जहां से कंप्लीट हुए वहां से निकला जी। डी और एफ जहां पे कंप्लीट हुए वहां से निकला एच, और जी और एच जहां पे कंप्लीट हुए वहां से निकला आई, और आई से निकला जे। पहला सवाल है, कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम फॉर दिस प्रोजेक्ट, फाइंड द क्रिटिकल पाथ एंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये बहुत ही पकाऊ क्वेश्चन है। क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करो, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन निकालो, पर कोई बात नहीं बेटा, क्वेश्चन में पूछा है तो ये भी कर देते हैं। तो चलिए बेटा मेरे साथ में फटाफट से बनाएंगे सबसे पहला क्वेश्चन, और हम इसमें करेंगे नेटवर्क डायग्राम। हाँ जी बेटा, नेटवर्क डायग्राम। सबसे पहला बेटा हमारी दो एक्टिविटी स्टार्ट हुई हैं। एक तो हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है ए, और दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है बी। ए में लगते हैं 3 दिन और बी में लगते हैं 8 दिन। बेटा ए से निकला ई। लीजिए बेटा, ये ए से निकला ई और इसमें दिन लगते हैं 1। अच्छा बेटा, बी से निकला डी और इसमें दिन लगते हैं 2। डी निकला 2 दिन। अब ये कह रहा है, ध्यान से देखो, मुझे ए अकेला भी चाहिए, बी अकेला भी चाहिए, क्योंकि ई निकला ए से, डी निकला बी से। लेकिन बेटा मुझे इन दोनों को एक जगह पे लाना भी है। अब अगर मैं डमी ए से बी पे डाल दूं तो भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट बन जाएगा ए बी, जबकि डी शुरू हो रहा है सिर्फ बी से। अगर मैं डमी बी से ए पे डाल दूं तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे ए अकेला चाहिए, और अगर मैंने डमी बी से ए पे डाल दी तो ये पॉइंट हो जाएगा ए बी, दोनों गलत हो जाएंगे। तो मुझे दोनों अलग अलग भी चाहिए, साथ भी चाहिए। तो मैंने यहां से एक डमी निकाली और मैंने यहां से भी एक डमी निकाली। अब इसका फायदा क्या हुआ? ये जो डमी मैंने यहां पे निकाली है, इस डमी निकालने का फायदा ये हो गया कि अब ये वाला पॉइंट जो है ये कहलाएगा ए बी, ये सिर्फ ए कहलाएगा, ये सिर्फ बी कहलाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है ए बी जहां कंप्लीट होगा वहां से एक्टिविटी शुरू होगी सी। तो लीजिए बेटा, यहां से एक्टिविटी शुरू हो गई है सी, और क्वेश्चन कह रहा है सी एक्टिविटी में हमें लगेंगे 4 दिन। ओके, आगे देखिए बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सी से निकला एफ, और बेटा मुझे ई और एफ को एक ही जगह पे कंप्लीट करना है, लेकिन एट द सेम टाइम एक और बात देखो कि मुझे डी और एफ को भी एक ही जगह कंप्लीट करना है। इसका मतलब मुझे एफ एक्टिविटी ई के साथ भी मिलानी है और डी के साथ भी मिलानी है। तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, इसे मैंने आगे बढ़ा दिया है, इसे भी मैंने आगे बढ़ा दिया है डी एक्टिविटी को, और यहां सी से मैंने एक एक्टिविटी निकाली है एफ, और सी से जो एफ एक्टिविटी निकली है बेटा, इसमें 7 दिन का टाइम लगता है। अब जरा सुनो, ई और एफ जहां पे कंप्लीट होंगे वहां से निकलेगा जी। तो लीजिए बेटा, मैंने डमी डाल के मैंने ई और एफ को मिला दिया, और ई और एफ जहां कंप्लीट होंगे वहां पे एक्टिविटी निकलेगी जी। और बेटा जी में लगेंगे कितने दिन? 5 दिन। ओके बेटा, इसके बाद में आगे हमें कहता है जहां पे डी और एफ दोनों कंप्लीट होंगे वहां से निकलेगा एच। तो लीजिए बेटा, डी और एफ को भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, और डी और एफ जहां पर कंप्लीट होंगे वहां से निकलेगा एच। ये लीजिए बेटा, वहां से निकल गया एच, और बेटा एच में मुझे लगेंगे 6 दिन। आप ध्यान से देख सकते हैं बेटा, मैंने जी और एच को एक ही जगह पे मिला दिया है। अच्छा बेटा, जी और एच जहां पर कंप्लीट होंगे वहां से एक्टिविटी शुरू होगी आई,
उसमें लगेंगे 8 दिन। और जहां आई एक्टिविटी कंप्लीट होगी वहां से स्टार्ट होगी जे एक्टिविटी, और जे एक्टिविटी में लगेंगे कितने, 9 दिन। तो लीजिए बेटा, मैंने यहां पे पूरा नेटवर्क डायग्राम जो है वो बना दिया है, और अब आपका काम है, अब आप इसमें फटाफट से मुझे पॉसिबल पाथ और क्रिटिकल पाथ फटाफट से निकालकर बता दीजिए। हरियप। हाँ जी बेटा, पॉसिबल पाथ और क्रिटिकल पाथ आप मुझे निकाल के बता दीजिए। और मेरा गैस कहता है कि मेरा क्रिटिकल पाथ ये वाला है। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा क्रिटिकल पाथ जो है वो ये वाला है। हाँ जी बेटा, डू इट फास्ट। अब आप फटाफट से सारे पॉसिबल पाथ निकालिए और क्रिटिकल पाथ को आइडेंटिफाई कीजिए और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी बताइए। हाँ जी। हाँ जी बेटा, जल्दी कीजिए, फटाफट से मुझे पॉसिबल पाथ और क्रिटिकल पाथ मुझे सब बता दीजिए। हाँ जी। हाँ जी बेटा, क्या मैंने क्रिटिकल पाथ सही मार्क किया है? हाँ जी, पॉसिबल पाथ एंड क्रिटिकल पाथ ये सही नहीं है? हाँ जी, 8 4 12 19 25 33 42। बेटा इसमें मेरी प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो आ रही है 42 डेज। हाँ जी, तो बेटा मैंने यहां पे क्रिटिकल पाथ जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। ये मेरा क्रिटिकल पाथ है और ये मेरा क्रिटिकल पाथ है, और प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है 42 डेज की। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा था मैंने उसका जवाब दे दिया है। अब आप पढ़िए इसका दूसरा सवाल, सुनो। Assume that you are project manager of the project mentioned above। सवाल कह रहा है कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, और जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आप इस ऊपर दिए गए प्रोजेक्ट के ऐसा मान लीजिए, द प्रोजेक्ट हैज बीन प्रोग्रेस्ड फॉर 10 डेज एंड स्टेटस इज एज फॉलोज। ये कह रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये 10 दिन का काम इसमें हो चुका है, और इसका स्टेटस क्या है? इसका स्टेटस है एक्टिविटीज कंप्लीटेड ए बी ई। बेटा ए बी और ये जो ई एक्टिविटी है ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है,
और बेटा ये एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है और 10 दिन का समय निकल चुका है। ठीक है, अब जरा सुनो सवाल क्या कह रहा है। इफ नो मैनेजरियल एक्शन इज टेकन एट ऑल, व्हेन विल द प्रोजेक्ट गेट कंप्लीटेड? अगर हम कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं तो बताइए अब ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट होगा। और दूसरा, व्हाट एक्शन माइट यू टेक to get the project back to a schedule that can be completed by the end of week 42। अब ये कह रहा है, मान लीजिए ये दूसरा सवाल पूछ रहा है कि अगर हम कोई एक्शन लेकर इसे 42 वीक्स में कंप्लीट करना चाहते हैं तो बताइए हम क्या एक्शन लें। तो आपको यह बताना है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में लेट होने के बावजूद अगर हम इसे 42 वीक में कंप्लीट करना चाहते हैं तो बताइए हमें क्या एक्शन लेना होगा। ठीक है, अब देखो इसका जवाब मैं पहले अपने तरीके से देता हूं। मैं इस सवाल को दो तरीके से कर सकता हूं। अब दो तरीके क्या हैं, दोनों तरीके मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली बात, अभी आपने नेटवर्क डायग्राम बनाया है, लेकिन बेटा अब आपको यहां पे करना पड़ेगा प्रोजेक्ट अपडेटिंग। हाँ जी बेटा, अब आपको यहां पे करना पड़ेगा प्रोजेक्ट अपडेटिंग। अब प्रोजेक्ट अपडेटिंग कैसे करेंगे बेटा? ए एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। बी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। ई एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए क्या ये मेरा अपडेटेड प्रोजेक्ट है? बेटा अब आप मुझे बताइए ए एक्टिविटी, बी एक्टिविटी और ई एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, मुझे इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। लेकिन एक और बात ध्यान रखना कि 10 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा 10 दिन निकल चुके हैं और ये तीनों काम पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब अब इन तीनों काम को करने के लिए इन तीनों कामों को करने के लिए मुझे कोई भी टाइम नहीं चाहिए। ठीक है, अब आज की कंडीशन में अगर मैं पॉसिबल पाथ और उनकी ड्यूरेशन देखूं अब, तो वो क्या है बेटा? पहले आप इसे कॉपी करो। बेटा ये डार्क मत करना, ठीक है, ये डार्क मत करना। और ए, बी और ई इनके नीचे ड्यूरेशन मत लिखना क्योंकि ये एक्टिविटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो प्रोजेक्ट अपडेटिंग आफ्टर 10 days। प्रोजेक्ट अपडेटिंग आफ्टर 10 days। बेटा 10 दिन निकल चुके हैं और 10 दिन निकलने के बाद प्रोजेक्ट की अपडेट इस प्रकार है। हरी अप, फटाफट से कॉपी करो बेटा। जल्दी कंप्लीट करिए, जल्दी कॉपी करिए। अच्छा चलिए, अब आपने कॉपी कर लिया है। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं पॉसिबल पाथ्स वर्किंग्स रिवाइज्ड ड्यूरेशन। अब यहां पे देखो बेटा, सबसे पहला पाथ मुझे दिख रहा है ए, ई, जी, आई, जे। बेटा ए और ई में कोई टाइम नहीं लगना है, 0, 5, 8, 9। सही बात है, 5, 8 और 9 यही लगना है। लेकिन रुको, आप ये करने से पहले 10 हमेशा पहले जोड़ लेना। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट चलते हुए 10 हफ्ते ऑलरेडी बीत चुके हैं। तो
तो 10 वीक तो हो ही चुके, प्लस अब बचे हुए काम में लगेंगे 5 हफ्ते, 8 हफ्ते और 9 हफ्ते। तो बताइए टोटल कितने हो गए इस पाथ में? टोटल कितनी ड्यूरेशन लगनी है? 15, 23, 32 वीक्स। सही बात है बेटा। मेरा दूसरा जो पाथ है वो हो सकता है ए, सी, एफ, जी, आई, जे। 10 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं। ए एक्टिविटी में कोई टाइम नहीं लगेगा, सी एक्टिविटी में लगेंगे 4, 7, 5, 8, 9। ऐड करिए, ऐड करिए। हाँ जी, ये हो जाएगा 10, 4, 7, 5, 8, 9। ये हो रहा है बेटा 43 वीक्स। ओके, इसके बाद में बेटा फिर हमारा पाथ हो सकता है ए, सी, एफ, एच, आई, जे। 10 हफ्ते ऑलरेडी निकल चुके हैं। ए में कोई टाइम नहीं लगेगा, सी में लगेंगे 4 हफ्ते, एफ में लगेंगे 7 हफ्ते, एच में लगेंगे 6, 8, 9। बताइए बेटा कितना हुआ? 10 + 4 + 7 + 6 + 8 + 9, 44 वीक्स। 44 वीक्स। इसके बाद में बेटा एक और पाथ जो है वो हो सकता है बी, सी, एफ, एच, आई, जे। बी में बेटा 10 दिन हमारे ऑलरेडी बीत चुके हैं, बी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। देन लगेंगे 4 हफ्ते, 7 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 9 हफ्ते, कुल मिलाकर 44 वीक्स। ओके, इसके बाद में बेटा एक और पाथ जो बन सकता है वो है बी, डी, एच, आई, जे। बी, डी, एच, आई, जे। तो बेटा बी, डी, एच, आई, जे जो है इसकी बात करें तो यहां पर आ जाएगा बेटा बी में कोई टाइम नहीं लगना, पर 10 दिन ऑलरेडी हो चुके। डी में 2 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते और 9 हफ्ते, 10 + 2 + 6 + 8 + 9, कुल मिलाकर 35 वीक्स। अब आप आराम से इन पॉसिबल पाथ और पॉसिबल पाथ की ड्यूरेशन को मुझे देख के बताओ कि मेरा प्रोजेक्ट कितने वीक्स में कंप्लीट होगा? 44 वीक्स में। तो आप मुझे बताइए बेटा, सबसे लंबे पाथ हैं दो, 44 और 44, और आपको पता है जो सबसे लंबी ड्यूरेशन होती है वही प्रोजेक्ट की मिनिमम ड्यूरेशन होती है। इसका मतलब 10 हफ्ते बीत चुके हैं और बाकी का काम होना है, तो ऑब्वियस ही बात है इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 44 वीक से पहले कंप्लीट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि पहले यह प्रोजेक्ट 42 वीक्स में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अब यह प्रोजेक्ट 44 वीक्स में कंप्लीट होगा। दैट मींस अगर मैं कोई एक्शन नहीं लेता हूं तो मेरा प्रोजेक्ट 44 वीक्स में कंप्लीट होगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? मेरा प्रोजेक्ट 44 वीक्स में कंप्लीट होगा। ठीक है, इसका मतलब 2 हफ्ते लेट हो गए अपन। अच्छा, अब ये बोलता है कि अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को 42 वीक्स में ही कंप्लीट करना है तो मैं क्या करूं? अब जरा समझो, अगर मुझे इस प्रोजेक्ट को 42 वीक्स में कंप्लीट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे इन तीनों पाथ की ड्यूरेशन को कम करना होगा, अदरवाइज मैं 42 वीक में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। कई बच्चे बोलते सर इन दोनों की ड्यूरेशन कम क्यों नहीं करनी? बेटा ये तो ऑलरेडी 42 वीक से कम में कंप्लीट हो रहे हैं, तो इनकी दिक्कत नहीं है। मुझे इन तीनों को 42 पे लेके आना होगा, तभी मेरा प्रोजेक्ट 42 वीक्स में कंप्लीट होगा। अब इसका उपाय बताओ। अगर आप ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखना मेरी बात को, इधर सब बच्चे, ए एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, बी एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है, तो ए एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है, बी एक्टिविटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, तो ऑब्वियस बात है इन कामों को तो मैं जल्दी कर नहीं सकता। ठीक है,
ए और बी ये दोनों काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब इन दोनों काम को तो अब मैं और जल्दी कर नहीं सकता क्योंकि तो हो ही चुके। और बाकी के सारी एक्टिविटीज देखो, आप अगर गौर से देखोगे तो इनमें बाकी की सारी एक्टिविटीज क्या है, कॉमन। और बाकी की सारी एक्टिविटीज जो है वो कॉमन है। तो अगर मैं इनमें से किसी भी एक्टिविटी की ड्यूरेशन को 2 हफ्ते कम कर दूं, अगर मैं किसी भी एक्टिविटी की ड्यूरेशन को 2 हफ्ते कम कर दूं, तो ऑटोमेटिकली मेरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन जो है वो 2 हफ्ते कम हो जाएगी, हां कि ना। आपको पता है बेटा, ये जो एक्टिविटी CFGIJ, CFHIJ, CFHIJ, ये जो एक्टिविटीज है बेटा, ये सारी की सारी एक्टिविटीज इन तीनों में कॉमन है। तो जरा सोचो, अगर मैंने सी एक्टिविटी को 2 हफ्ते पहले पूरा कर दिया, एफ एक्टिविटी को अगर मैंने 2 हफ्ते पहले पूरा कर दिया, या फिर मैंने सी एक्टिविटी को 2 हफ्ते पहले पूरा कर दिया, एफ एक्टिविटी को पहले 2 हफ्ते पहले पूरा कर दिया, तो अगर इनमें से मैं आई एक्टिविटी को, जे एक्टिविटी को, आई एक्टिविटी को, जे एक्टिविटी को, इनमें से किसी भी एक्टिविटी को अगर मैंने 2 हफ्ते क्रैश कर दिया, तो यहां पे ड्यूरेशन हो जाएगी 41, यहां पर हो जाएगी 42, यहां पर हो जाएगी 42, और मेरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन भी हो जाएगी 42। तो मुझे सिर्फ ये करना है, इनमें से किसी भी एक्टिविटी को, इनमें से, क्योंकि जी कॉमन नहीं है इसलिए मैंने जी को छोड़ा है, तो जी कॉमन एक्टिविटी नहीं है। आपको पता है, अगर मैंने जी को 2 हफ्ते कम भी कर दूं तो भी बेटा इधर से मुझे आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो जी को अगर मैं क्रैश करूंगा तो मुझे कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन जी के अलावा बाकी की सारी एक्टिविटीज कॉमन है, और बाकी की किसी भी एक्टिविटी को अगर मैंने 2 हफ्ते क्रैश कर दिया तो मेरा ड्यूरेशन हो जाएगी 41, 42, 42, और मेरे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन आ जाएगी 42 वीक्स। और फिर मैं बोल सकता हूं कि मेरा प्रोजेक्ट 42 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। सही बात है। तो पहला इन्होंने पूछा, अगर हम कुछ ना करें तो कितने टाइम में कंप्लीट होगा, 44। अगर हम 42 में कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्या करें, अगर आप 42 में कंप्लीट करना चाहते हो तो CFIJ, इनमें से किसी भी एक्टिविटी को 2 हफ्ते क्रैश कर दो, चाहे अकेले चाहे 2 एक्टिविटीज को मिलाकर, मतलब 2 एक्टिविटीज को 1-1 हफ्ते क्रैश कर लो तो भी हो जाएगा काम। ठीक है, तो लिखो। अब लिखिए बेटा इसका पॉइंट नंबर ए, सेकंड क्वेश्चन का लिखिए बेटा, इफ वी डोंट टेक एनी एक्शन देन project will be completed in 44 weeks। बेटा अगर हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया तो हमारा प्रोजेक्ट 44 वीक्स में कंप्लीट होगा। बी, इफ वी वांट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, if we want to complete the project in 42 weeks, then we will have to crash activity CFIJ, ठीक है, CFIJ by 2 weeks, either individually or jointly। मतलब अगर मैंने इनमें से किसी भी एक एक्टिविटी को 2 हफ्ते क्रैश कर दिया तो भी मेरा काम हो जाएगा, सबको मिलाकर 2 हफ्ते क्रैश कर दिया तो भी मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, किसी भी 2 एक्टिविटी को 1-1 हफ्ते क्रैश कर दिया, या किसी भी एक एक्टिविटी को 2 हफ्ते क्रैश कर दिया तो भी मेरा काम हो जाएगा। और ऐसा मैं कर सकता हूं क्योंकि मैंने यहां पे ऑब्जर्व कर लिया था हर एक्टिविटी में 2 हफ्ते से ज्यादा लग रहे।
लेकिन मान लो जैसे यहां पे इसमें 2 हफ्ते लग रहे होते, इसमें सिर्फ 2 हफ्ते लग रहे होते, तो फिर मैं ये नहीं बोल सकता था कि इसे आप 2 हफ्ते क्रैश कर दो, क्योंकि अगर इसमें टाइम 2 हफ्ते लगना है और मैं 2 हफ्ते कम कर दूं तो फिर ये काम हुआ कब? ठीक है, तो यहां पे 4 हफ्ते हैं, यहां 7 हफ्ते हैं, यहां 6 हफ्ते हैं, 8 हफ्ते हैं, 9 हफ्ते हैं, तो ऑब्वियस बात है इनमें 2 हफ्ते कम किए जा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहां 2 हफ्ते होते तो फिर मैं ये वाली बात नहीं बोल पाता। तो अभी तो मैं बोल रहा हूं इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, ज्वाइंटली भी कर सकते हैं। किसी एक एक्टिविटी को 2 हफ्ते क्रैश कर दिया तो भी काम हो जाएगा, 2 को मिलाकर 2 हफ्ते क्रैश कर दिया तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, बस तो ये थी बात इस क्वेश्चन की। तो सिंपल सी बात है बेटा, इसने हमसे पूछा अगर 10 हफ्ते बीत चुके हैं, ए बी और ई एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप मुझे बताइए अब ये प्रोजेक्ट कुछ ना करें तो कब कंप्लीट होगा? 44 वीक्स। अगर 42 वीक्स में कंप्लीट करना है तो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज को क्रैश कर लो। ठीक है, चलिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 23। और मैं आपको बता दूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस ये 2 बार प्रिंट हो गए हैं। तो मैं कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 23/24। तो 23 और 24 दोनों क्वेश्चन अपन लोग कर रहे हैं। आइए, अ कंपनी हैड प्लान्ड इट्स ऑपरेशंस एज फॉलोज, ड्यूरेशन इन डेज। एक कंपनी ने अपने ऑपरेशंस प्लान किए हैं कुछ इस प्रकार, ड्यूरेशन आपको दे रखी है डेज में। एक्टिविटी 1 से 2, 2 से 4, 1 से 3, 3 से 4, 1 से 4, 2 से 5, 4 से 7, 3 से 6, 5 से 7, 6 से 8, 7 से 8। ड्यूरेशन है 7, 8, 8, 6, 6, 16, 19, 24, 9, 7, 8। ओके, अब सुनो, पहला है ड्रॉ द नेटवर्क एंड फाइंड द क्रिटिकल पाथ। बेटा आपको नेटवर्क ड्रॉ करना है और आपको क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करके बताना है। ठीक है, तो नेटवर्क ड्रॉ कीजिए और क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करके बताइए। चलो, तो पहला क्वेश्चन, सबसे पहला बेटा 1 से 2, तो पहली एक्टिविटी हो गई 1 से 2 और इसकी ड्यूरेशन है 7 दिन। देन 2 से 4, 1 से एक और एक्टिविटी निकल रही है, अच्छा 1 से 4 भी निकल रही है बेटा, एक मिनट रुको। तो मैंने यहां पे कर दिया है 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2। बेटा 1 से 2 में लगे 7 दिन, 1 से 3 में लगे 8 दिन और 1 से 4 में लगे 6 दिन। अच्छा, अब मुझे दे रखा है 2 से 4, 2 से 5, तो लीजिए बेटा मैंने कर दिया है 2 से 4 और 2 से 5। ओके, 2 से 4 में लगते हैं बेटा 8 दिन और 2 से 5 में लगते हैं 16 दिन। अच्छा, फिर 2 की बात हो गई। अब 3 से 4, लीजिए बेटा 3 से 4 और 3 से 4 में लगे 6 दिन, फिर 1 से 4 हो गया, 2 से 5 हो गया, 4 से 7। ठीक है, तो लीजिए बेटा मैंने कर दिया है 4 से 7 और 4 से 7 में लगते हैं 19 दिन। फिर बेटा 3 से 6, ओके, ये मैंने कर दिया है 3 से 6 और 3 से 6 में लगे 24 दिन। ओके, फिर है 5 से 7, उसमें लगे 9 दिन, तो 5 से 7 में लगे 9 दिन। 6 से 8 में लगे 7 दिन, 6 से 8 में लगे 7 दिन और बेटा 7 से 8 में लगे हैं 8 दिन। तो लीजिए बेटा 7 से 8 में लग गई 8 दिन। तो ये हो गया मेरा नेटवर्क डायग्राम। हाँ जी बेटा, ये मेरा नेटवर्क डायग्राम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप फटाफट से पॉसिबल पाथ और पॉसिबल पाथ की ड्यूरेशन कैलकुलेट कीजिए और जल्दी से मुझे बताइए कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है। हरी अप।
हाँ जी, ये वाला पाथ हो गया है 32 39, ये हो गया है 8 and 6 14, 14 and 19 होता है 14 and 19 हो जाएगा 33 and 8, ये होता है 41। ओके, फिर इसके बाद में यहां से अपन लोग देखें तो ये हो जाएगा 6 and 19 25 33, 7 plus 8 15 plus 19 plus 8 42, और अगर इधर से चलें तो ये होता है 7 plus 16 plus 9 plus 8 40। हाँ जी, तो बेटा यहां पे आप सारे के सारे पॉसिबल पाथ देख लीजिए और फटाफट से पॉसिबल पाथ को अरेंज करके मुझे बताइए बेटा क्रिटिकल पाथ कौन सा है और क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन क्या है, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन क्या है, बताएं। हाँ जी बेटा मेरे हिसाब से तो क्रिटिकल पाथ ये वाला आ रहा है, 1 से 3 4 7 8। हाँ जी, यही वाला आ रहा है। हाँ जी, और इनका आ रहा है 1 2 4 7 8, 1 2 15, यही वाला है। ये 1 से 2 2 से 4 4 से 7 और 7 से 8, यही वाला क्रिटिकल है। अच्छा चलिए, तो इसे मान लेते हैं। तो हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया है ये वाला। और आप जल्दी से बताइए बेटा हमारे क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन क्या आ रही है, 42 वीक्स। तो आप लिख दीजिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 42 वीक्स। ये लीजिए बेटा, हमने लिख दिया है कि प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो 42 वीक्स की है। पहला सवाल हो गया बेटा। अब दूसरा क्वेश्चन है प्रोजेक्ट अपडेटिंग का, और ये इंपॉर्टेंट है, सुनो। क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर 15 डेज ऑफ वर्क। अब ध्यान से सुनिएगा पूरी बात को। क्वेश्चन कहता है आफ्टर 15 डेज ऑफ वर्क, बेटा 15 दिन का काम होने के बाद, आफ्टर 15 डेज ऑफ वर्क द फॉलोइंग प्रोग्रेस इज नोटेड। ये प्रोग्रेस हम लोगों ने नोट की है। क्या? एक्टिविटी 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4 कंप्लीटेड एज पर ओरिजिनल शेड्यूल। बेटा 1 से 2 एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। 1 से 3 एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है, और बेटा 1 से 4 एक्टिविटी भी कंप्लीट हो चुकी है। और बेटा ये तीनों एक्टिविटीज कंप्लीट हो चुकी हैं, इसका मतलब अब मुझे इनमें टाइम नहीं लगेगा। नंबर 2, आगे सुनो। एक्टिविटी 2 to 4 इज इन प्रोग्रेस एंड विल बी कंप्लीटेड इन 4 more डेज। ये कह रहा है कि 2 से 4 जो एक्टिविटी है वो अभी चल रही है और उसमें अभी 4 दिन का समय और लगेगा। बेटा ये 2 से 4 वाली जो एक्टिविटी है ये अभी चल रही है, और बेटा इस एक्टिविटी में अभी 4 दिन का टाइम और लगेगा, ऐसा अपने को दे रखा है। बहुत ही बढ़िया, आगे सुनिए। एक्टिविटी 3 to 6 इज इन प्रोग्रेस एंड विल बी कंप्लीटेड इन 17 more डेज। और बेटा एक्टिविटी जो 3 से 6 है वो भी अभी चल रही है, और अभी इसे पूरा होने में करीब कितना 17 दिन का टाइम और लगेगा। तो लीजिए बेटा 3 से 6 वाली एक्टिविटी अभी चल रही है और इसमें अभी 17 दिन का टाइम और लगेगा। बेटा 24 दिन का टाइम लगना था ओरिजिनली, पर कुछ काम हो चुका है, और अब बचा हुआ काम कितने दिन में होगा? 17 दिनों में। अच्छा, द स्टाफ मेंबर फॉर एक्टिविटी 3 to 6 आर स्पेशलाइज्ड। अच्छा, जो एक्टिविटी 3 to 6 वाले हैं ये स्पेशलाइज्ड स्टाफ है। अब सुनो, they are directed to complete 3 to 6 and undertake an activity 6 to 7 which will require 7 days. This rearrangement arose due to a modification in the specialization. सवाल कहता है एक्टिविटी 3 से 6 को करने वाले जो वर्कर्स हैं वो स्पेशलाइज्ड वर्कर है,
और हमने उनसे बोला कि जब तुम्हारा 3 से 6 वाला काम कंप्लीट हो जाए तो एक नया काम करना 6 से 7। और बेटा इस 6 से 7 वाले काम में इन्हें 7 दिन का समय लगेगा। और ये 6 से 7 वाली जो नई एक्टिविटी अराइज हुई है, ये नई एक्टिविटी मॉडिफिकेशन की वजह से अराइज हुई है। बेटा आप समझ गए? अब ध्यान से देखो, इस प्रोजेक्ट में किसी एक्टिविटी को हटाया नहीं गया बल्कि एक नई एक्टिविटी जोड़ी गई है। मतलब जैसे मान लो ये पूरा प्रोजेक्ट है बिल्डिंग बनाने का और बाद में कॉन्ट्रैक्टी ने कहा स्विमिंग पूल भी बनाऊं, तो ऑब्वियस बात है ये एक नई एक्टिविटी इसमें जुड़ गई है जो कि पहले नहीं थी। ठीक है, और इस एक्टिविटी में कितना टाइम लगेगा? 7 दिन का। ठीक है, आगे सवाल कहता है एक्टिविटी 6 to 8 विल बी कंप्लीटेड इन 4 days इंस्टेड ऑफ ओरिजिनली प्लान्ड 7 days। ये बोल रहा है जो एक्टिविटी 6 to 8 आपने प्लान की थी वो 7 दिन की बजाय सिर्फ 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब ये जो 6 से 8 वाली एक्टिविटी के हम लोग 7 दिन मान के चल रहे थे वो अब 4 दिन लगेंगे, ऐसा हमारा अंदाजा है। ठीक है, देयर इज नो चेंज इन अदर एक्टिविटी। आपको कोई चेंज दूसरी एक्टिविटी में नहीं मानना है। अब ध्यान से देखो, अपडेट द नेटवर्क डायग्राम आफ्टर 15 days। 15 दिन के बाद का नेटवर्क डायग्राम अपडेट करके बनाओ। ऑफ द स्टार्ट ऑफ वर्क बेस्ड ऑन गिवन फैक्ट्स इंडिकेट रिवाइज्ड क्रिटिकल पाथ अलोंग विद ड्यूरेशन। अब आपको इस नेटवर्क डायग्राम से, ये जो अपडेटेड डायग्राम है, इससे आपको क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करना है और प्रोजेक्ट की रिवाइज्ड ड्यूरेशन आपको बतानी है। तो चलिए बेटा, ये क्रिटिकल, ये जो पाथ है, ये जो नेटवर्क डायग्राम है, ये मैंने रिवाइज तो कर ही दिया। इसे कॉपी करो और रिवाइज्ड क्रिटिकल पाथ बताओ, रिवाइज्ड ड्यूरेशन बताओ। एक और बात, जब आप पॉसिबल पाथ की ड्यूरेशन निकालो तो हर पाथ में 15 दिन जोड़ देना, क्योंकि आज से पहले 15 दिन बीत चुके हैं। ठीक है, अब आप इसका हेडिंग डाल दीजिए, सेकंड रिवाइज्ड नेटवर्क डायग्राम, रिवाइज्ड नेटवर्क डायग्राम आफ्टर 15 days। बेटा ये 15 दिन के बाद का रिवाइज्ड नेटवर्क डायग्राम है और आप लोग फटाफट से इसे कॉपी करो। कॉपी करने के बाद में आप फटाफट से पॉसिबल पाथ निकालो और हर पाथ की ड्यूरेशन निकालो और मुझे क्रिटिकल पाथ बताओ और क्रिटिकल पाथ की ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन, ये सारी बात आप लोग मुझे निकालकर बताइए फटाफट। और एक बात ध्यान रखना, हर पाथ की ड्यूरेशन निकालते समय 15 ऐड करना मत भूलना, क्योंकि अब जो भी ड्यूरेशन लगने वाली है वो 15 के बाद वाली ड्यूरेशन है। 15 दिन ऑलरेडी लग चुके हैं। करो। हाँ जी बेटा, फटाफट से पॉसिबल पाथ, क्रिटिकल पाथ और ड्यूरेशन सब कुछ निकाल के बताइए। हाँ जी, हाँ जी, कितना? 48। अच्छा, और क्रिटिकल पाथ कौन सा आ रहा है आपका? कौन सा वाला? अच्छा, 2 पाथ आ रहे, 1 से 3, 3 से 4, 4 से 7, 7 से 8। एक तो ये वाला आ रहा है, तो ये 1 से 3, 3 से 4 ये वाला, 1 से 2, 1 मिनट, एक तो ये वाला आ रहा है ना, 1 से 3 वाला, तो एक तो ये हो गया 1 से 3, 3 से 4, 4 से 7 और 7 से 8। एक तो ये क्रिटिकल पाथ है। दूसरा 1 से 2, अच्छा, अब 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7 और 7 से 8। तो ये 2 क्रिटिकल पाथ हो गए। मतलब ये अब हमारा क्रिटिकल पाथ नहीं है, ये जो 2 से 4 है ये हमारा क्रिटिकल पाथ नहीं है ना। तो बताइए अब रिवाइज्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या आ रही है? 48।
बेटा ये दो क्रिटिकल पाथ आ रहे हैं, एक तो ये वाला 1 से 3, 4, 7, 8 और दूसरा क्रिटिकल पाथ आ रहा है 1 से 2, 2 से 5, 5 से 7, 7 से 8। ठीक है, ये दो हमारे क्रिटिकल पाथ जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, लिखें रिवाइज्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज, बेटा जल्दी से बताइए रिवाइज्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितनी है? 48 डेज। वीक्स हैं? नहीं बेटा डेज ही नहीं, तो 48 डेज। अच्छा मैंने पहले 42 वीक्स लिख दिया था, ये भी डेज ही था। हाँ जी बेटा, रिवाइज्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारी 48 डेज की है। ठीक है, और बस बेटा यहां पर हमारा कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट अपडेटिंग। बेटा आज हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रैशिंग के सवाल भी किए, हम लोगों ने प्रोजेक्ट अपडेटिंग के सवाल भी किए, और ये दोनों ही टॉपिक, मतलब ये जो हमने रिसेंटली टॉपिक्स किए हैं, रिसोर्स लेवलिंग, रिसोर्स स्मूथिंग, प्रोजेक्ट अपडेटिंग, प्रोजेक्ट क्रैशिंग, ये सभी टॉपिक हमारे एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बेटा आप लोगों का आज का टाइम कंप्लीट हो गया है। मैं अपनी अगली क्लास में मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, PERT, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। और बेटा ये बहुत सिंपल चैप्टर, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये हम लोग कंप्लीट करेंगे अपनी कल की क्लास में, और फिर ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। ठीक है, सीपीएम PERT QT का सबसे लंबा चैप्टर, बेसिकली ये दो चैप्टर है। सीपीएम अलग चैप्टर है, PERT अलग चैप्टर है, लेकिन क्योंकि दोनों में नेटवर्क डायग्राम इन्वॉल्व है, इसलिए मैं दोनों को एक ही चैप्टर मान के चलता हूं। ये QT का सबसे लंबा चैप्टर था जो हमारा कल कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।